हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं शिवराज सिंह आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है या हमारा चैप्टर कह सकते हैं, हमारा चैप्टर जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है पोलिनोमियल चैप्टर सेकंड, 10th क्लास। ठीक है ना। और हमने इसमें पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब कुछ हम यहाँ पे बता भी रहे हैं आपको कि हमने पूरा चैप्टर पोलिनोमियल्स का ही पढ़ना है। उसके बाद इजी ट्रिक्स के पढ़ना है, मतलब हमने इसमें कुछ टेक्निक वाले क्वेश्चन भी पढ़ने हैं। उसके बाद हमने फुल एक्सप्लेनेशन, मतलब पहले हमने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करना है, उसके बाद हमने फिर क्वेश्चन करने हैं इसके। उसके बाद है एग्जाम फोकस्ड, और हमने अपने एग्जाम पे भी फोकस करना है कि हमारा पेपर में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कब कब कहाँ कहाँ कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, वो सब कुछ हमने इसी चैप्टर में और यहीं पे करना है सब कुछ। ठीक है ना। अगर आप तैयार हैं तो आप जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे कि मेरी आवाज़ आ रही है, तो यस करेंगे जल्दी से। जल्दी कमेंट करेंगे यस। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल्स। ठीक है ना। तो आपने 9th क्लास में ये पढ़ा भी होगा पोलिनोमियल्स होता क्या है। आप पहले इसको ध्यान से समझेंगे, क्या है पोलिनोमियल्स, क्या है ये, यही मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ। चलिए देखते हैं एक बार। चलिए पहले हम समझते हैं पोलिनोमियल्स को। हेडिंग डाल लेंगे सभी, और जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ वो नहीं लिखेंगे, अभी अभी समझेंगे इस चीज को। ठीक है ना। पोलिनोमियल्स एक हमारा ऐसा टॉपिक है, इसको अगर हिंदी में बोल लें तो इसका मतलब है बहुपद। हिंदी में नाम इसका बहुपद है, और इसका मतलब होता है बहुत, और पद। इसको हिंदी, अगर इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करें, मैनी टर्म। ठीक है ना। तो मतलब हम कह सकते हैं जिसमें बहुत सारी टर्म हो सकती हैं, मतलब बहुत सारी टर्म हो सकती है, एल्जेब्रिक एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हो सकती हैं, तो उनको हम पोलिनोमियल्स बोल सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन इसकी भी कंडीशन होती है। ठीक है ना। सबसे पहले आपको है ना, अभी लिखना कुछ नहीं, अभी समझना है हमने। ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले पढ़ना है, समझना है क्या वेरिएबल, क्या पढ़ना है, वेरिएबल। वेरिएबल बताइए, वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल, इसको अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं चर। ठीक है ना। एक होता है हमारा वेरिएबल, एक होता है हमारा कांस्टेंट। अब आप अगर आप डिफरेंस समझ रहे हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है, तो आप इस चैप्टर को बहुत जल्दी समझ सकते हैं। ठीक है ना। जल्दी से आप कमेंट भी करेंगे कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है ना। जल्दी बताइए। चलिए खैर मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगाना, क्योंकि हमने आज पूरे चैप्टर के थोड़े जो जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे कवर करने हैं। फिर हमने कल से क्वेश्चन लगाने हैं इसमें, और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान से समझेंगे, अगर ये चैप्टर आपका अच्छा होता है तो आपका फोर्थ चैप्टर भी बहुत अच्छा होगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है ना। चलिए अब मेरी बात सुनेंगे। वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल मैं ऐसे समझाता हूं, क्योंकि 9th क्लास में आपने पढ़ा है, वेरिएबल भी पढ़ा है, कांस्टेंट भी पढ़ा है। वेरिएबल क्या होता है, यहाँ पे एक चीज समझेंगे। वेरिएबल का मतलब है कि कोई भी ऐसा फंक्शन या ऐसा एलिमेंट जो अपनी वैल्यू को वेरी करे, मतलब हम अगर उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, बदल रही है ना, तो उसको वेरिएबल बोलते हैं। जैसे एक्स है, वाई है और जेड है, टी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, मतलब एटीसी है, मतलब कुछ भी हो सकते हैं। ये सारे क्या है, वेरिएबल है। और ये वेरिएबल क्यों है, क्योंकि ये सारे दल बदलू हैं। दल बदलू कैसे हैं कि इनकी सबकी वैल्यू चेंज होती रहती है। कहीं पे x की वैल्यू 2 आती है, कहीं पे x की वैल्यू 3 आती है, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 5 आती है, y की वैल्यू 9 आती है, z आती है। तो इसका मतलब हमारे वेरिएबल वही होंगे जिसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होते रहेंगे। ठीक है ना। और सबसे बड़ा वेरिएबल इस धरती पे सबसे बड़ा वेरिएबल कौन है, ये मनुष्य सबसे बड़ा वेरिएबल होता है, आपको पता होना चाहिए। हम एक वेरिएबल है, हम एक कांस्टेंट नहीं है, हम कांस्टेंट नहीं है। आप समझ सकते हैं ना कि हम कांस्टेंट क्यों नहीं है। क्योंकि अगर हम कांस्टेंट होते तो पहली बात तो हम नहीं होते, हम जितने ऐसे ऐसे कैसे रहते। ठीक है ना। समझ गए ना। और यहाँ भी हम वेरिएबल ही थे, थोड़े थोड़े हम चेंज हुए, बदल रहे हैं, सब बदल रहे हैं, सब कुछ बदला जा रहा है। और दूसरी चीज, अगर इसको वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ा दल बदलू तो आदमी ही होता है ना, कि आज बदल गया, आज कुछ बोल रहा है, कल कुछ बोल रहा है। तो इनको वेरिएबल बोलते हैं, जो फिक्स नहीं होती, जिसकी वैल्यू। समझ आ गया। अगर आपको समझ आ गया है तो आप कमेंट करेंगे। आपको कमेंट करना है क्या, हाँ चलिए कमेंट ऑन है, मैं इधर कमेंट पढ़ रहा हूँ आपके।
अगर आपको समझ आ गया है तो आप 1 कमेंट करेंगे, अगर आपको दोबारा समझना है तो आप 2 कमेंट करेंगे, अगर आपको फिर भी कुछ ज़्यादा ही बेस्ट मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप 3 भी कमेंट कर सकते हैं, जिसमें वेट करेंगे आपका। चलिए अच्छा ठीक है, 1 1। अच्छा समझ आ गया ना वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल होता है, एक बार और थोड़ा बता देता हूँ। वेरिएबल क्या होता है कि जो जो एलिमेंट्स जो वेरी करते हैं वैल्यू को ना, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू मिलती है, तो उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल अपना, हमने खुद का अपना ही एग्जाम्पल लिया, क्योंकि हम भी बदलते रहते हैं, आज कुछ हो रहे हैं कल कुछ हो रहे हैं। आज हमने कहा कि हम 4 घंटे पढ़ेंगे और पढ़ रहे हैं हम 1 घंटा, ठीक है ना। हम प्रोमिस कर रहे हैं टीचर से कि हम 2 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ भी रहे हैं हम 1 घंटा भी, तो इसका मतलब हम वेरिएबल है, ठीक है ना। चलिए खैर कांस्टेंट की बात करते हैं। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू, सारी वैल्यू हमारी, सारे नंबर हमारे क्या है, कांस्टेंट है। मतलब जैसे कि 1 2 3 डैश डैश इन्फिनिटी, ठीक है ना। सारे नंबर हमारे क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट नहीं होते तो अगर हम एक 50 का नोट लेके दुकान पे जा रहे होते और जाते जाते वो 50 का हो गया 25, ऐसा नहीं होता ना। तो 50 का नोट जो है 50 का ही रहेगा, क्योंकि वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो कांस्टेंट होते हैं सारे न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? कांस्टेंट। समझ आ गया? वेरिएबल जो वैल्यू चेंज करते रहते हैं और कांस्टेंट जो वैल्यू चेंज नहीं करते हैं। ये 9th क्लास में आपको पढ़ाया गया हुआ, ठीक है ना। चलिए समझ आ गया है तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हम बात करेंगे सीधी पोलिनोमियल्स की। और पोलिनोमियल्स को हिंदी में बोलते हैं बहुपद। और बहु का मतलब होता है बहुत, और पद का मतलब होता है टर्म। बहुत को इंग्लिश में फिर ट्रांसलेट करेंगे तो मैनी टर्म्स, मतलब जिसकी बहुत सारी एल्जेब्रिक एक्सपेंशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल्स बोलते हैं। लेकिन उसकी भी एक कंडीशन लगती है यहाँ पे। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे नेक्स्ट के लिए। खैर चलते हैं। अब आपने अपना पेन और कॉपी उठा लेनी है और लिखना है पोलिनोमियल्स, हेडिंग डालनी है, डेफिनेशन लिखनी है पोलिनोमियल्स की। लिखेंगे? चलिए 1, ठीक है। लिखेंगे द पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ इज होल नंबर। होल नंबर भी बोल सकते हैं, या फिर हम ब्रैकेट में लिख रहा हूं यहां पे, कहीं कहीं आपको पॉजिटिव इंटीजर विद जीरो। नेक्स्ट 1 कमेंट हो गया। चलिए ये है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स। अच्छा मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इससे पहले वैल्यू से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। आप बताइए मेरे से कि सॉल्यूशन, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि पी एक्स इक्वल टू 5x+3 है, तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, बताइए इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? आप बताइए, कमेंट करेंगे। क्या 1 होगा? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है इनफाइनाइट, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? 1 सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे, और या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, या नन ऑफ दीज, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ऑप्शन करेंगे जल्दी कमेंट, ए बी सी डी कोई भी एक बताएंगे, इसमें से कमेंट करेंगे कौन सा होगा। ए, जल्दी से कमेंट करेंगे आप भी। सोच समझ के कमेंट करेंगे। 1 सॉल्यूशन नहीं, गलत 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 गलत।
मेरी बात सुनो, अगर आपके पास ओनली वन लीनियर पोलिनोमियल्स हो या फिर आपके पास वन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हो और आपसे पूछ रहा है वो सॉल्यूशन, क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, तो हमेशा उसके वहां पे पोलिनोमियल्स की बात कर रहा हूं, वहां पे आपके सॉल्यूशन क्या आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे। क्या आएंगे, इनफाइनाइट। कितने सॉल्यूशन आएंगे इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। मतलब हम इनफाइनाइट मतलब हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते कितने सॉल्यूशन आएंगे। अब देखो कैसे आएंगे, अगर मैं x की वैल्यू पुट कर दूं, पुट x इक्वल टू 1, तो p1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, तो कितना आया, 8 आया, एक सॉल्यूशन आया। पुट करेंगे x इक्वल टू 2, तो p2 कितना आया हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 आया, तो इसका मतलब 5 टू जा 10 प्लस 3 कितना हो गया, 13, तो ये अलग वैल्यू आई। पुट करेंगे x की वैल्यू x इक्वल टू 3, तो p3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3, तो 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 21। तो देखो अलग अलग x की वैल्यू पे अलग अलग वैल्यू मिल रही है, डिफरेंट वैल्यू ऑफ x डिफरेंट मतलब सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट तक सोल्व कर सकते हैं। जो आप बता रहे हो ना वो आप किसी और चीज का आंसर दे रहे हो, वो चीज मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना, समझ गए ना, ठीक है, यस या नो, समझ आया। अगर आपको समझ आया तो आप कमेंट करेंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए यस, चलिए, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन लगाएंगे तो इनफाइनाइट करेंगे। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स, तो वैल्यू मतलब है कि आप वैल्यू इनफाइनाइट फाइंड आउट कर सकते हैं एक पोलिनोमियल्स की, ठीक है ना। एक पोलिनोमियल्स की इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, बट पढ़ेंगे यहाँ पे, लिख भी ले सकते हैं साथ में, इफ px इज ए पोलिनोमियल एंड m इज एनी रियल नंबर, मतलब m क्या है, कोई एक वैल्यू है, जैसे 1 मान लिया, 2 मान लिया, 3 मान लिया, ये कुछ भी मान लिया, तो ये कोई वैल्यू है। देखो यहाँ पे, देन दी वैल्यू ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग, मतलब x की वैल्यू को पुट करने के बाद बाय m की वैल्यू x की जगह पे बाय मतलब m पुट करने से इन द गिवन पोलिनोमियल px इज कॉल्ड दी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स, तो x इक्वल टू 1 डिनोटेड बाय pm, क्या डिनोट करेंगे, pm से। देखो मेरी बात सुनो, क्या कह रहे हैं, डेफिनेशन कुछ नहीं होता है, जो चीज मैंने आपको समझाई ना वो चीज ये यहाँ बोल रहा है, ठीक है ना, लेकिन ये लिखना है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आपने समझ लिया है। तो देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, मतलब px की जो वैल्यू होगी, पोलिनोमियल्स की जो वैल्यू होगी, वो किसी भी वैल्यू के लिए वो हमारे मतलब x की वैल्यू अगर यहाँ हम 1 पुट कर रहे हैं तो हमें ये इसको वैल्यू बोल लेंगे, क्या बोल लेंगे, इसको इसकी वैल्यू बोल लेंगे, समझ आ गया। मतलब अगर हम x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास 13 आ रहा है, तो ये इसकी वैल्यू हुई। अगर मतलब सोल्यूशन भी बोल सकते हैं आप इसको, अगर आप 3 पुट कर रहे हैं x की जगह पे तो ये इसकी वैल्यू हुई है, तो इसको हम सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, समझ आ गया, यस या नो। आप जल्दी से नोट करेंगे, इसको जल्दी नोट करेंगे। इफ px इज ए पोलिनोमियल्स, देखो वही चीज कह रहा है कि इफ px कोई पोलिनोमियल्स है, m इज कोई रियल एनी रियल नंबर है, तो x की वैल्यू अगर हम उसको रिप्लेस करेंगे, x की जगह पे m रिप्लेस करेंगे, तो इन द गिवन पोलिनोमियल्स px इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल्स, तो उसकी वैल्यू बोल लेंगे हम, उसको क्या बोल लेंगे, वैल्यू, समझ आ गया। जल्दी से कमेंट करेंगे, नोट करेंगे, जल्दी नोट करने के बाद भी कमेंट कर सकते हैं, जल्दी से नोट करेंगे जल्दी से। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिखा सकता हूँ, वैसे मैंने एग्जाम्पल पीछे लिखा था, इफ px इक्वल टू 3x प्लस 9 एंड फाइंड p3 फाइंड आउट करना है। देखो तो m की जगह पे क्या है, x की जगह क्या पुट कर दूं, x इक्वल टू 3 पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 3, तो p इक्वल टू 3, p3 क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 9, तो 3 3 जा 9, 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 18। तो आपका जो इसकी वैल्यू आई, p3 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 18 आई, तो इसको सॉल्यूशन बोल लेंगे, क्या बोल लेंगे, इसको सॉल्यूशन बोल लेंगे, ठीक है ना। तो इसी डेफिनेशन का मतलब यही तो है कि अगर कोई नंबर है, हमें किसी नंबर की वैल्यू चाहिए, हमें p3 की वैल्यू चाहिए, तो हमने जब p3 की वैल्यू चाहिएगी तो हम x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, तो हमारे पास p3 की वैल्यू आ जाएगी, समझ आ गया, इतना समझ आ गया ना। जल्दी से कमेंट करेंगे, अगर नहीं समझ आया है तो आप 2 कमेंट करेंगे, और अगर समझ आ गया है तो आप 1 कमेंट करेंगे, हम फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे।
जल्दी कमेंट करेंगे 1। चलिए अब ये चीज समझ आ गई, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें कहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, जीरोज। जीरोज देखो मेरी बात सुनो, पहले डेफिनेशन नहीं सुनेंगे, पहले मेरी बात सुनेंगे। जीरोज, क्या जीरोज जीरो है? क्या जीरोज ही जीरो है? इस जीरो की बात कर रहे हैं, यस या नो? जल्दी कमेंट करेंगे कि ये जीरो हमारी जीरोज जीरो नहीं है। जीरोज का मतलब समझो क्या है, मतलब समझो, जो सुनो मेरी बात ध्यान से, मतलब क्या है इसका कि अगर हम जीरोज किसको बोलते हैं, अब मेरी बात सुनो, ये है और ये कोई होम है, ठीक है। अब ये है ना, ये इस घर में चोरी करता हुआ पकड़ा गया, क्या करता हुआ? चोरी करता हुआ पकड़ा गया। तो चोरी करने वाले को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जल्दी कमेंट करेंगे, चोरी करने वाले को क्या बोलते हैं? चोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चोर, ठीक है ना। तो अब हुआ क्या कि जो चोरी कर रहा है उसको चोर बोल दिया, ठीक है ना। तो इसी ऐसे इसको समझेंगे, मतलब अगर कोई वैल्यू इस पोलिनोमियल्स को, मतलब मान लो 5x है, मान लो x माइनस 2 है, अगर कोई वैल्यू इस पोलिनोमियल्स को जीरो बना रहा है, क्या बना रहा है? जीरो, मतलब चोर। वेरी गुड, ठीक है ना। तो अगर कोई वैल्यू इस पोलिनोमियल्स को जीरो बना रहा है, जीरो, इसकी मतलब px की वैल्यू जीरो बना रहा है, तो उसको जीरोज बोलते हैं। जीरो बनाने वाले को क्या बोलते हैं? जीरोज बोलते हैं। और चोरी करने वाले को क्या बोलते हैं? चोर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये यहां से आपने याद रखना है कि जो वैल्यू पोलिनोमियल्स को जीरो बना दे, मतलब जो हमारे पास पोलिनोमियल्स है उसमें वैल्यू पुट करने से क्या बना दे? उसको जीरो बना दे, तो उसको जीरोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोज। जीरोज का मतलब जीरो नहीं है कि जीरो ही जीरोज है, नहीं, जीरोज है कि जो जीरो बना दे वो जीरोज है, समझ गए ना, ठीक है ना। तो अब आप कह सकते हैं कि अगर मैं यहां x की वैल्यू 2 पुट कर देता हूं, x की वैल्यू क्या कर देता हूं? पुट x इक्वल टू 2, पुट x इक्वल टू 2। तो जैसे मैंने x की वैल्यू 2 पुट करी तो 2 माइनस 2, और 2 में से 2 गया 0, 2 से 2 कट गया 0, तो P2 बन गया 0। तो इसका मतलब 2 इज जीरोज ऑफ px का जीरोज कौन है? 2 है। कैसे पता लगा कि 2 पुट करने से पूरा px जीरो बन गया, इसकी वैल्यू जीरो आ गई, ठीक है ना। तो P2 इक्वल टू जीरो आई है, तो इसका मतलब ये क्या है? 2 हमारा जीरोज है, जीरोज। और आपको समझ आ गया कि जीरोज कौन होता है? जो जीरो बना दे, ऐसी वैल्यू जो जीरो बना दे। अब आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या है मेरा यहाँ पे कि इसको मैं हटा देता हूं यहां से, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। अच्छा चलिए, अगर एक चोर होगा तो एक टाइम में कितने घर में चोरी कर सकता है? कितने घर में चोरी कर सकता है? 1 घर में, ठीक है ना, 1 होम में, ठीक है ना। अगर 2 चोर होंगे तो एक टाइम में, एक ही टाइम में कितने घर में चोरी कर सकते हैं? एक यहां पे, भाई तू इधर चला जा, मैं इधर चला जाता हूं, ठीक है ना। तो ये अलग अलग घर में चोरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब 2 चोर होंगे तो 2 घर में चोरी करेंगे, ठीक है ना। समझ आ गई ना बात। अब ऐसे ही है हमारा पोलिनोमियल्स, जितने डिग्री होगी उतने ही जीरोज होंगे, जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोज होंगे, ठीक है ना। तो लीनियर में कितने जीरो डिग्री है? 1, तो इसके जीरोज भी कितने होंगे? 1 ही होंगे। जिसकी डिग्री 2 होगी उसके जीरोज भी कितने होंगे? 2 होंगे। जल्दी बताइए क्वेश्चन। px इक्वल टू 5x माइनस 2, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, तो बताइए इसमें ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है इनफाइनाइट, ठीक है ना। सेकंड, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, टोटल नंबर ऑफ जीरोज इज, फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 5 और इनफाइनाइट। जल्दी कमेंट करेंगे। फर्स्ट का ए आंसर आ गया, वेरी गुड। फर्स्ट का ए आ गया ना आंसर, हाँ वेरी गुड, ठीक है। चलिए वेरी गुड, फर्स्ट का ए है,
तो यहाँ पे जीरोज देखो, अगर जीरोज पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोज तो 1 आएगा, अगर आपसे सॉल्यूशन पूछ रहा है तो इनफाइनाइट आएगा। समझ आ गया ना? तो इसमें फर्क समझेंगे। अगर आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन या वैल्यू कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है, लेकिन अगर इसको जीरोज आए बनाने के लिए तो इसको एक ही नंबर होगा ऐसा जो इसको जीरो बनाएगा। अब वो नंबर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम 5x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं और 5x इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू 2/5, तो ये 2/5 इसका जीरोज है, 2/5 इसका क्या है, जीरोज है। समझ आ गया? तो अगर हमने जीरोज निकालना भी है तो उसको जीरो के इक्वल पुट कर लो, वहां से जो x की वैल्यू आएगी वो उसका जीरोज हो जाएगा, वो उसका जीरोज हो जाएगा। लेकिन यहां पूछा है नंबर ऑफ जीरोज 1 है, जीरोज हमारा 2/5 है, नंबर ऑफ जीरोज 1 है। समझ आ गया? यस या नो? दूसरी चीज पढ़ेंगे, अगर इसमें डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ 2, तो इसके जीरोज भी कितने बनेंगे, 2, जीरोज भी कितने बनेंगे, 2, लेकिन जीरोज अलग होंगे। समझ आया? यस या नो? जल्दी कमेंट करेंगे। बी ऑप्शन सही है इसका, वेरी गुड। सेकंड का सेकंड ठीक है, वेरी गुड। जल्दी बताइए, समझ आया है तो आप बताएंगे। हमने समझाया कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन जीरोज हमारे जितनी डिग्री होती है उतने जीरोज होते हैं। इसकी डिग्री 1 थी तो इसका जीरोज भी 1 होगा, इसकी डिग्री कितनी है 2 तो इसके जीरोज भी 2 होंगे। एक क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन, बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल जीरो से। x की पावर 5, चाहे आपने 9th क्लास में पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, लेकिन अब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। 5 फाइंड दी जीरोज, तो इसका ऑप्शन बताइए, टोटल नंबर ऑफ जीरोज तो क्या होगा, a 5, b 4, c 19, d इनफाइनाइट। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। वाह, आंसर आ गया, जल्दी से कमेंट करेंगे। और भी मैं आपके इधर कमेंट पढ़ रहा हूं तो आप जल्दी से कमेंट करेंगे। सी, वेरी गुड, 19। तो अब आपको समझ आ गया ना कि जीरोज क्या होते हैं और सॉल्यूशन क्या होते हैं, डिफरेंट बिटवीन जीरोज एंड सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन जीरोज उतने होंगे जितनी डिग्री होगी, ठीक है ना। तो आप नोट बना के अपनी लैंग्वेज में लिख भी सकते हैं साथ में कि नंबर ऑफ जीरो जितने भी हमारे डिग्री होगी पॉलिनोमियल्स की उतने हमारे जीरोज होंगे। आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जल्दी जल्दी चलेंगे। अब है, अच्छा ये टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। अच्छा मेरी बात सुनेंगे, आपको क्लास में पढ़ाया जाता है कि जितनी बार भी एक्स एक्सिस को कट किया जाए उतने ही जीरोज होते हैं, ठीक है ना, उतने ही क्या होते हैं, उसके सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसमें कहा है कि अब मैं आपको पहले डेफिनेशन पढ़ा देता हूं और उसके बाद आपको समझाऊंगा कि ज्योमेट्रिकल कैसे बात कर रहा है, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल की मतलब है यहाँ पे, ज्योमेट्रिकल मतलब है यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने जीरोज हैं, और हम एक्स एक्सिस के कट को ही क्यों मानते हैं कि जीरोज एक्स को कट करेगा और वही जीरोज होगा, ऐसा क्यों होता है वो चीज समझेंगे। यहाँ पे मेरी बात सुनेंगे। देखो यहाँ एक चीज नोट कर लेंगे पहले, आप मेरे से चलो पहले मैं ये पढ़ा देता हूं आपको। ए पोलिनोमियल y इक्वल टू px हमारा कुछ भी हो सकता है, हैज एज मैनी जीरोज, मतलब एक पोलिनोमियल अलग अलग जीरोज रख सकता है, जितने भी डिग्री होगी उतने जीरोज होंगे, ठीक है ना। एज द नंबर ऑफ टाइम्स इट्स कर्व कम इन कॉन्टैक्ट टच और कट विद द एक्सिस, thus the zero of a polynomial px is the x-axis coordinate of the points। नोट कर लेंगे साथ के साथ where the graph y equal to px कट या टच the x-axis। उसने कहा है कि एक कर्व है, मान लो ये है x-axis और ये क्या है y-axis। डेफिनेशन पढ़ लेंगे भाई अपने आप से, ठीक है ना। तो एक कर्व जो है ऐसा है, तो उसने कहा कि उसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो उतने ही होंगे जितनी बार उसको कट कर रही है, किसको, एक्स एक्सिस को। जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, 1 2 3 4, तो ये इसके क्या होंगे, जीरोज होंगे, ठीक है ना। तो इसके कितने जीरोज होंगे, 1 2 3 4, 4 जीरोज होंगे। कितने जीरोज होंगे, 4 जीरोज होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे पढ़ाया गया आपको। लेकिन अगर हम बात करें कि वाई एक्सिस वाला क्यों नहीं काउंट किया गया, भाई वाई एक्सिस पे कट भी तो वाई एक्सिस पे भी तो कट कर रहा है ये कर्व, तो वाई एक्सिस का कट काउंट क्यों नहीं किया जाता है, क्यों हम एक्स एक्सिस के ही काउंट करते हैं, क्यों कहते हैं हम कि जितनी बार कट करे या टच करे वही हमारा जीरोज होगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना। तो इस चीज को समझेंगे एक बार, एक चीज नोट करेंगे, नेक्स्ट पेज पे लिखना पड़ेगा, चलिए नोट करेंगे।
आपने पढ़ा होगा नोट द पॉइंट ऑन लिख लेंगे साथ के साथ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो वहां पे क्या होता है y इक्वल टू 0। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस तो y इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। वहां पे जो हमारा एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा तो वहां पे हमारा y इक्वल टू 0 होता है। ये आपको 9th क्लास में 3rd चैप्टर कोऑर्डिनेट वाला पढ़ाया गया होगा और वहां पे बताया गया होगा कि अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट है तो इसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे 3 और 0 बनेंगे। यस या नो? अगर आपको समझ आ गया है तो आप जल्दी से कमेंट करेंगे। अगर 2 है तो यहाँ पे 2 और 0 बनेगा। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 और 0 बनेगा कोऑर्डिनेट। ये 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे y तो हमारा y की तो हाइट बढ़ी नहीं, ऊपर तो पॉइंट गए नहीं ना, तो y एक्सिस पे। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे हमारी सारी y की वैल्यू 0 रहती है। क्या रहती है? y 0 रहता है। y क्या रहता है? 0 रहता है। y क्या होता है यहाँ पे? 0 होता है। समझ आ गया? यस या नो? ठीक है ना? अब मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पे y 0 है, हमने कहा कि लेट एक px है, px मान लो, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस मान लो यहाँ पे 6 मान लो, ठीक है ना? 6 है, ये एक पोलिनोमियल्स है। हमने हमेशा यहाँ पे लेट करना है, लेट y इक्वल टू पी एक्स। क्या मान लेट करना है? y इक्वल टू पी एक्स। तो y इक्वल टू क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब ये बताइए इसके जीरोज कितने होंगे? जीरोज इसके जीरोज कितने होंगे? जीरोज बताइए इसके कितने होंगे? जल्दी कमेंट करेंगे इसके जीरोज कितने होंगे। इस पोलिनोमियल्स के मैं यहाँ क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ और इसको ज्योमेट्री में मैं दिखाऊंगा। ज्योमेट्री में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और कैसे हम मतलब यहाँ पे क्यों मानते हैं कि टच करे या कट करे एक्स एक्सिस को, वो जितनी बार कट करेगा उतनी बार ही उतने ही हमारे सॉल्यूशन होंगे। जल्दी से कमेंट करेंगे कितने जीरो होंगे, जल्दी कमेंट करेंगे। टू। चलिए अब मेरी बात सुनो, अगर इसके 2 जीरोज होंगे तो आप एक चीज ध्यान से सुनेंगे, जीरोज जो भी होंगे वो y को क्या बनाएंगे? इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आएगी ना, 2 बार 0 आएगी, यहां पे भी 0 आएगी। तो इसका मतलब y की वैल्यू 2 बार 0 आएगी। y की वैल्यू कितने टाइम्स 0 आएगी? 2 टाइम्स 0 आएगी ना भाई। जीरोज कौन से होते हैं कि x की 2 वैल्यू ऐसी होंगी जो y को 0 बनाएगी, तो y को क्या बनाएगी? 0 बनाएगी। तो अगर वो y को 0 बना रही है, ठीक है ना, अगर वो वैल्यू क्या बना रही है? y को 0 बना रही है, तो इसका मतलब क्या है कि y 2 बार 0 होगा। और जब y 2 बार 0 होगा तो y 0 कहां पे होता है? ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। तो y 0 कहां पे होता है? y 0 तो x एक्सिस पे होता है और x एक्सिस पे जहां पे भी कट करेगा, मान लो इसके फैक्टर बनेंगे 3 2 जा 6, 3 और 2 प्लस होता है 5। तो मान लो यहाँ पे x की वैल्यू माइनस का 3 आएगा और 2 आएगा, तो माइनस का 3 ये रहा यहाँ पे और माइनस का 2 ये रहा। तो जो कर्व बनेगा वो ऐसे बनेगा। अच्छा सा कर्व बनाएंगे, ऐसे थोड़ी ना बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कर्व। तो माइनस का 3 मान लो यहाँ पे है और माइनस का 2 यहाँ पे है। तो अब देखो मेरी बात सुनो कि x की वैल्यू माइनस की 3 पुट करेंगे तब भी y 0 बनेगा। देखो y 0 कहां पे बनेगा? x एक्सिस पे बनेगा। तो जितनी बार भी कहते हैं ना कि जितनी बार भी कट करेगा x एक्सिस को उतना ही हमारे सॉल्यूशन होंगे। वो क्यों होंगे? क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है। x एक्सिस पे क्या होता है? y हमेशा 0 होता है। x एक्सिस पे क्या होता है? y 0 होता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। अगर x एक्सिस पे y 0 है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो कट कर रहा है वो इसका जीरोज है, ये इसका जीरोज है। समझ आ गया? तो कितनी बार कट कर रहा है? 2 बार कट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू भी 2 ही होंगी, ठीक है ना। यदि समझ आ गया है तो आप कमेंट करेंगे 1, अगर नहीं समझ आया है तो आप कमेंट करेंगे 2, अगर आपने नोट करना है तो आप कमेंट करेंगे 3। जल्दी कमेंट करेंगे। हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से कमेंट करेंगे 1 2 3 कुछ भी। 1। अच्छा समझ आ गया, वेरी गुड।
अगर फिर भी आपको कभी भी कोई दिक्कत आए कि समझ नहीं आ रहा है या कुछ भूल जाते हैं तो आप पूछ सकते हैं, वैसे भी कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हमने बता दिया आपको कि जितनी बार भी कट एक्स एक्सिस को कट करे, टच करे कोई भी कर्व, उतने ही सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है ना। और वो सॉल्यूशन क्यों होते हैं? क्योंकि वाई एक्स एक्सिस पे y इक्वल टू 0 होता है, और हमें चाहिए क्या? जितनी बार भी y 0 होगा उतने ही सॉल्यूशन होंगे हमारे, उतने जीरो होंगे हमारे। चलिए, यही डेफिनेशन बोल रही है। डेफिनेशन क्या बोल रही है भाई? यही डेफिनेशन बोल रही है आपको, ठीक है ना। अब हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है? सेकंड चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में पढ़ना है हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। जल्दी नोट करेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और ये सीबीएसई वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में, और सभी बोर्ड के लिए भी वैसे इंपॉर्टेंट है, जो के की वैल्यू पी की वैल्यू पूछ लेता है वहां पे हमारी, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स किस फॉर्म का होता है? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी और पी एक्स इक्वल टू, और यहां पे कोमा लगा के लिखेंगे ए नॉट इक्वल टू 0। ये ए 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी सारे 0 हो जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जब भी हमारा क्वाड्रेटिक रहेगा, लेकिन अगर ए 0 हुआ तो हमारा ये स्क्वायर भाग जाएगा, और जब स्क्वायर भाग जाएगा तो ये लीनियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ए नॉट इक्वल टू 0, ए की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। समझ आ गई ना। तो जब भी आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स लिखो तो आप ये चीज जरूर लिखो। अगर आप ये लिख रहे हैं तो आप बहुत सही कर रहे हैं, अगर कोई बच्चा इसको नहीं लिख रहा है तो ये गलत है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ए है, ए हमारा कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, अगर ए 0 आ गया तो फिर क्या हो जाएगा? ये उड़ जाएगा यहाँ से, तो क्या बच जाएगा? फिर बी एक्स बच जाएगा, और डिग्री क्या बचेगी? 1। तो कभी क्वाड्रेटिक थोड़ी ना बचेगा, फिर तो लीनियर बन जाएगा। समझ आया क्या? यस या नो? तो इसमें अब आप नोट करेंगे, नोट करेंगे कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू बी, और कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट टर्म इक्वल टू सी। ये नोट करेंगे साथ के साथ कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पूरे चैप्टर में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स पढ़ना है, ठीक है ना। पोलिनोमियल्स हम 9th क्लास में पढ़ के आए थे, हमने टाइप्स फिर भी पढ़ाए हैं आपको कि 10th क्लास में जो आपने पढ़ना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स पढ़ना है, सेकंड चैप्टर में ये पढ़ना है हमने। तो सेकंड चैप्टर में हमें पता लग गया कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स वो होते हैं, डिग्री 2 होती है, जीरोज भी 2 होते हैं, उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बोलते हैं। बस हमने पहचान क्या करनी है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट है बी। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी? सी। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर आपको मैं बता देता हूं, किसी का मल्टीपल नहीं मिलता है, मान लो यहाँ पे ऐसा है कि एक्स स्क्वायर है प्लस 3x है, तो आपसे पूछ रहा है कोई कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो हमेशा मल्टीपल में 1 होता है। क्या होता है? 1। तो जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता है उसकी मल्टीप्लाई में 1 होता है, और जिसकी मल्टीप्लाई में आपको दिख रहा है कोई नंबर तो वही होता है। समझ आ गया? नोट कर लिया आपने? जल्दी से नोट करेंगे, नोट कर लिया है तो आप जल्दी से 1 कमेंट करेंगे। जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए, चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल्स एंड इट्स जीरोज। हेडिंग नोट करेंगे जल्दी से, और ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे और उसके बाद हमने इसके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन कल लेके आएंगे, तो आप जल्दी से नोट करेंगे इसको। और यहां पे देखेंगे, मेरी बात सुनेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट ऑफ जीरोज मतलब देखो यहाँ हम लेट करेंगे, लेट अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से हम लिखेंगे इन यहां पे लिखेंगे, नोट करके लिख लेंगे, पूरा टॉपिक ही लिख लेंगे ऊपर नोट करके, इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। मैं ना क्यू पी लिख रहा हूं ना, पी एक्स इक्वल टू
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमने लेट कर लिया, लेट टू जीरोज ऑफ क्यूपी आर अल्फा एंड बीटा, अल्फा एक बीटा, ये हमारे मतलब एक जैसे हमारे ABCD है ना, जो हमारे अल्फाबेट है, ऐसे ही हमारे ये यहाँ पे अल्फा बीटा है, तो ये हमने यहाँ पे लेट करे हैं, ठीक है ना। इनका मतलब कोई वो नहीं है कि ये कहीं से खोज की है इनकी किसी ने, या फिर ये कहीं से उठा के लाए गए हैं, ये वैसे लेट किए हुए हैं, ठीक है ना। तो अगर हम AB लेट करेंगे तो यहाँ पे मिक्स हो जाएगा सब कुछ ABC, और यहाँ भी ABC लेट कर लेंगे तो पता नहीं लगेगा। तो हमने कुछ अलग से लेट कर लिया कि अल्फा और बीटा, ठीक है ना। तो अल्फा और बीटा लेट कर लिया हमने। नाउ सबसे पहला फर्स्ट भाई जीरोज है, जीरोज को हम प्रोडक्ट भी कर सकते हैं और सम भी कर सकते हैं और डिफरेंस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। डिफरेंस में 4th चैप्टर में पढ़ाऊंगा, लेकिन प्रोडक्ट और सम इसी चैप्टर में करा रहा हूं मैं आपको। सम ऑफ जीरोज क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज, जीरोज का मतलब है अल्फा प्लस बीटा। तो आप बताइए, देखो मेरी बात सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, हमेशा ये तो डिवाइड में रहेगा, ये तो क्या रहेगा, डिवाइड में रहेगा। मैं एक चीज और लिख देता हूं, आपको याद भी करने का टेक्निक बताता हूं। टेक्निक से कैसे याद करेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, कभी नहीं भूलेंगे, सब भूल जाएंगे लेकिन आप नहीं भूलेंगे अल्फा इंटू बीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ सबसे पहले b बाई ए लिखो, क्या लिखो, b बाई ए, फिर लिखो c बाई ए, c बाई मतलब एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म बाई, ठीक है ना। फिर लगाएंगे माइनस और प्लस, माइनस से शुरू करेंगे, ठीक है ना। पहला माइनस का आएगा फिर प्लस का आएगा। इसको दूसरी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कैसे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ, नोट भी करेंगे, ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पे मैं लिख सकता हूं कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जल्दी से नोट करेंगे। नोट करने के बाद एकदम से आपने क्या करना है, कमेंट करना है 1 का, क्योंकि हम एकदम से नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। और उसके बाद अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो आप 1 तभी कमेंट करेंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो आप समझना चाह रहे हैं अभी साथ के साथ तो आप 2 कमेंट करेंगे। अगर आप कल समझना चाह रहे हैं तो आप 3 भी कमेंट करेंगे। जल्दी करेंगे। वन, 2 और 3 से हमने पूरा मैथ पढ़ लेना है कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। 1 कमेंट करेंगे, 2 कमेंट करेंगे, जल्दी से करेंगे कमेंट, और नोट करने के बाद ही कमेंट करेंगे। जब आप नोट कर लेंगे मैं समझ जाऊंगा कि आपने नोट भी कर लिया है, मैंने नेक्स्ट पेज पे जाना है, ठीक है ना। क्योंकि जब आप साथ के साथ नोट करते चलेंगे तो आपका भी क्लास में मतलब मन लगेगा, और थोड़ा हो सकता है कि वीडियो की लेंथ बढ़ जाए, लेकिन समझ आना चाहिए।